नमस्कार। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के शायद सबसे ज्यादा चर्चित किरदार पर बात करने वाले हैं। हाँ, थैनोस। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है थैनोस, खलनायक या दूरदर्शी नायक। और ये लेख ना थैनोस को सिर्फ एक विलेन की तरह नहीं देखता। नहीं, ये उसके नजरिए को, उसके मोटिवेशंस को समझने की कोशिश करता है। हाँ, और ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे उसके काम जो कि बहुत भयानक हैं, कहीं ना कहीं हमारी दुनिया की जो चिंताएं हैं, बढ़ती आबादी, कम होते संसाधन, उनसे जुड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, हमारा यहाँ मकसद थैनोस के कामों को सही ठहराना तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये समझना चाहते हैं कि उसकी सोच बनी कैसे, है ना? और क्यों ये किरदार इतना सोचने पर मजबूर करता है। ये लेख थैनोस को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक दुखद किरदार की तरह दिखाता है। जैसे वो हमारे समय की मुश्किलों का ही एक अक्स हो। हाँ, कुछ वैसा ही। तो हम इस चर्चा के जरिए यही देखेंगे कि थैनोस की कहानी हमें अस्तित्व, त्याग और संतुलन की क्या भयानक कीमत हो सकती है, इसके बारे में क्या सिखा सकती है। चलिए तो शुरू करते हैं। लेख कहता है कि थैनोस को सिर्फ पागल कह देना, मतलब ये उसकी कहानी को अनदेखा करना होगा। सही बात है। उसकी प्रेरणा का स्रोत क्या था? उसका अपना घर टाइटन ग्रह, उसका दुखादांत। टाइटन एक बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता थी, है ना? हाँ, बहुत विकसित। लेकिन वहां भी वही हुआ, आबादी बढ़ती गई, संसाधन कम होते गए। और नतीजा तबाही। बिल्कुल। और थैनोस ने पहले ही एक समाधान सुझाया था, बहुत कठोर समाधान। हाँ, उसने कहा था आधी आबादी को बिना किसी भेदभाव के खत्म कर दिया जाए। उसके लिए कोई नफरत नहीं थी, वो इसे गणितीय हल मानता था, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, सही। ताकि बाकी सब बच सके एक लंबी दर्दनाक मौत से। लेकिन लोगों ने क्या कहा? पागल है, उसकी बात नहीं मानी। और फिर वही हुआ जिसका थैनोस का डर था। टाइटन खत्म हो गया। और ये जो पर्सनल ट्रेजेडी थी, यही उसकी पूरी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा की नींव बनी। हाँ, तो जब वो बाद में इन्फिनिटी स्टोन्स लेके स्नैप करता है, हाँ, तो लेख के हिसाब से वो नफरत से नहीं कर रहा। हाँ, वो इसे ऐसे देख रहा है जैसे जैसे ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक जरूरी पर बहुत भयानक सर्जरी करनी पड़ रही है। वो खुद को हत्यारा नहीं समझ रहा। नहीं, वो खुद को एक उद्धारकर्ता, एक सेवियर समझ रहा है, जी। जो वो कड़वा फैसला ले सकता है जो कोई और नहीं ले सकता। उसकी सोच का आधार क्या है? ये उपयोगितावादी संतुलन। हाँ, लेकिन एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रूर किस्म का उपयोगितावाद। मतलब सबसे ज्यादा लोगों की भलाई। हाँ, पर उसका तरीका बहुत बिगड़ा हुआ है। हाँ, वो मानता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ लिमिटेड है। हाँ। संसाधन, जगह। और जीवन अगर बिना रोक टोक बढ़ता रहा तो खुद को ही खत्म कर लेगा, इसलिए संतुलन जरूरी है। और उसका तरीका, आधा कर दो। और ये जो रैंडमनेस है कि कौन बचेगा कौन नहीं। हाँ, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। उसकी नजर में यही चीज इसे निष्पक्ष बनाती है। कोई भेदभाव नहीं, किसी जाति या प्रजाति के खिलाफ नहीं, सबके लिए बराबर चांस। ये अपने आप में एक भयानक किस्म की निष्पक्षता है। बिल्कुल। और ये चीज गुमोरा के साथ उसके रिश्ते में शायद सबसे ज्यादा साफ दिखती है ना? हाँ, वोरमिर वाला सीन, सोलस्टोन के लिए जब वो गमोरा की बलि देता है। वो गुस्से में नहीं है, वो रो रहा है, गहरे दुख में है। हाँ, और वो कहता भी है, मैंने एक बार अपनी किस्मत को नजरअंदाज किया था, दोबारा नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए भी नहीं। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ पावर का खेल नहीं था। नहीं, ये दिखाता है कि वो अपने मिशन के लिए सबसे बड़ी कीमत, पर्सनल कीमत चुकाने को तैयार था। जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे भी कुर्बान करने को। ये जो दुखद आत्मबलिदान वाला एंगल है, हाँ, यही उसे एक आम विलन से ऊपर उठाकर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के लेवल पर ले जाता है। वो राक्षस है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन एक ऐसा राक्षस जो पूरे दिल से मानता है कि वो सही कर रहा है। और शायद यही उसे इतना यादगार और परेशान करने वाला बनाता है। और जो बात थैनोस की कहानी को और भी ज्यादा परेशान करती है, वो ये है कि उसकी चिंताएं वो हमारी असली दुनिया की बहसों से कितनी मिलती जुलती हैं। सही कह रही हैं, ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। लेख हमें याद दिलाता है थॉमस रॉबर्ट माल्थस की। 1798 में उन्होंने कहा था कि इंसानी आबादी तो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, मतलब दुगनी रफ्तार से, पर खाना सिर्फ अंक गणितीय रूप से बढ़ता है, धीरे धीरे। तो नतीजा अकाल, बीमारी, युद्ध, माल्थूसियन आपदा। ये डर तो सदियों पुराना है। हाँ, और देखिए, टेक्नोलॉजी ने, जैसे खेती में सुधार या औद्योगिक क्रांति ने, हमें अब तक उस भयानक अंजाम से बचाया जरूर है। हाँ, बचाया है। लेकिन वो जो मूल चिंता है वो आज भी है। आज हम उसे क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस, रिसोर्स की कमी के रूप में देख रहे हैं। दुनिया की आबादी 8 अरब पार कर गई है।
और हम देख रहे हैं पानी के स्रोत सूख रहे हैं, मछलियां खत्म हो रही हैं, जमीन खराब हो रही है। मौसम बदल रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। वैज्ञानिक तो कह रहे हैं हम छठी मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्ति के दौर में हैं। और कारण हम इंसान। और साथ में भयानक असमानता। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में है, जबकि कुछ लोग जरूरत से कहीं ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस असली दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में थानोस का वो काल्पनिक समाधान चाहे कितना भी भयानक हो, हाँ, वो एक विचार प्रयोग, एक थॉट एक्सपेरिमेंट को जन्म देता है। लेख पूछता है स्नैप के बाद दुनिया कैसी होती, आबादी आधी, करीब 4 अरब, तो क्या होता? शायद कार्बन एमिशन एकदम से गिर जाता। शायद जंगलों को, समुद्रों को उभरने का मौका मिलता। हर इंसान के लिए दुगना खाना, पानी, एनर्जी होती, लड़ाइयाँ कम हो जाती। लेकिन यहीं पर ये सोचना खतरनाक हो जाता है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, ये नैतिक रूप से बहुत मुश्किल है। किसी नरसंहार के तथाकथित फायदे गिनना ही गलत है। इंसानी पीड़ा कोई गणित का सवाल थोड़ी है। स्नैप सिर्फ अरबों अनजान लोगों को नहीं मिटाता। नहीं, वो व्यक्तियों को मिटाता, किसी के अपने, कलाकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर, बच्चे। और जो बच जाते, उनका क्या? वो किस भयानक सदमे और दुख में जीते। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये जिंदगियां थीं, सपने थे, भविष्य थे। और ये सोच इंसान की सबसे बड़ी ताकत को नजरअंदाज करती है। किस ताकत को? हमारी समस्याओं को हल करने की क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, इनोवेशन। माल्थस भी तो गलत साबित हुए थे ना, क्योंकि वो तकनीकी तरक्की का अंदाजा नहीं लगा पाए। सही बात है। आज भी हमारे पास रास्ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल खेती है, सर्कुलर इकोनॉमी है, परिवार नियोजन, शिक्षा, संसाधनों का बेहतर बंटवारा। हाँ, शायद हमें आबादी कम करने की नहीं, बल्कि अपने जीने के तरीके को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। और यहीं पर थैनोस कल्पना की सबसे बड़ी हार का प्रतीक बन जाता है। उसका ये विश्वास कि एक जटिल समस्या का हल सिर्फ क्रूरता से मिटाकर ही हो सकता है, न कि समझदारी और नए विचारों से। हाँ, वो क्रिएटिविटी की संभावना को ही खारिज कर देता है। तो देखिए, थैनोस का डर, संसाधनों की कमी का डर, वो असली है। हाँ, वो चिंता असली है। लेकिन उसका समाधान वो अमानवीय है। अच्छा, अगर हम कहानी को एक अलग नजरिए से देखें, जैसा लेख सुझाता है, थैनोस को एक एंटी हीरो की तरह। एंटी हीरो मतलब वो पारंपरिक हीरो नहीं जैसे कैप्टन अमेरिका, बल्कि वो कुछ ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर वाइट, अच्छा, हाँ, या एक्समैन के मैग्नीटो जैसा, जो किसी ऊंचे मकसद के लिए भयानक काम करते हैं, सही गलत की लाइन धुंधली कर देते हैं। आपको क्या लगता है, ये तुलना कैसी है? दिलचस्प तुलना है। वॉल्टर वाइट ने कहा कि वो परिवार के लिए कर रहा है, पर कहीं ना कहीं वो पावर और ईगो के लिए भी कर रहा था। हाँ। मैग्नेटो, जो होलोकास्ट सर्वाइवर था, मानता है कि म्यूटेंट्स को बचाने के लिए इंसानों से लड़ना ही होगा। उसका दर्द उसे चलाता है। और थैनोस थोड़ा अलग है। स्नैप के बाद वो कोई सिंहासन नहीं चाहता, कोई एम्पायर नहीं बनाता। वो तो एक दूर ग्रह पर खेती करने लगता है। हाँ, रिटायर हो जाता है। उसे पूजा या सत्ता नहीं चाहिए। उसकी प्रेरणा पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल लगती है, जो उसके टाइटन के अनुभव से निकली है। तो हाँ, एंटी हीरो कह सकते हैं, पर मोटिवेशन में फर्क है। और अगर उसे इस एंटी हीरो फ्रेम में देखें, तो उसके कुछ गुण, अगर उन्हें बाकी चीजों से अलग करें तो वीरता जैसे लग सकते हैं। जैसे उसका डिसिप्लिन, हाँ, पूरी जिंदगी एक ही लक्ष्य के लिए लगा दी। उसकी इंटेलिजेंस, उसने एवेंजर्स जैसी टीम को हराया, सिर्फ ताकत से नहीं, स्ट्रैटेजी से। सही। और वो आत्म बलिदान, गमोरा वाला, ये किसी आम विलन में नहीं होता। नहीं। और हम सोच सकते हैं कि ऐसी कहानी की जो पूरी तरह थैनोस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाए। उस कहानी में एवेंजर्स कैसे दिखेंगे? शायद वो हीरो ना लगे, शायद वो लोग लगें जो अदूरदर्शी हैं, जो आने वाले खतरे को देख नहीं पा रहे, जैसे टाइटन के वो बुजुर्ग थे, जो ब्रह्मांड को टाइटन के रास्ते पर ले जा रहे हैं। हाँ, और उस कहानी में स्नैप के बाद का सीन निक फ्यूरी का मदद मांगना नहीं होगा। शायद ऐसा कुछ होगा क्या कि धुएं से भरे शहर का आसमान साफ हो गया। लोग दुखी हैं जरूर, पर अब खाना पानी भरपूर है। जंगल वापस फैल रहे हैं। हाँ, लुप्त होती प्रजातियां लौट रही हैं। संसाधनों के लिए युद्ध खत्म हो गए हैं। ये सोचने में भी अजीब लगता है, पर ये नजरिया बदलना उसके कामों को सही नहीं ठहराता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्हें एक अलग नैतिक फ्रेमवर्क में समझने लायक जरूर बना देता है। हमारी अच्छा बनाम बुरा वाली सोच को चैलेंज करता है। अगर कहानी ऐसे सुनाई जाती, तो क्या दर्शक उसे सिर्फ एक पागल राक्षस मानते? शायद नहीं। और यहीं पर नैतिकता के सवाल और उलझ जाते हैं। थानोस की योजना में असल प्रॉब्लम क्या है? उसका लक्ष्य या उसका तरीका? शायद तरीका।
हाँ, मुझे भी लगता है तरीका। ये जो स्नैप की रैंडमनेस है कि कौन बचेगा कौन नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यही उसकी नज़र में उसे निष्पक्ष बनाती है। और यही उसे सबसे ज्यादा भयानक भी बनाती है। क्या ये वाकई निष्पक्ष है? गणित के हिसाब से शायद हाँ, पर क्या असली न्याय ऐसा होता है? आंख बंद करके सिक्का उछालना? नहीं, वीरता तो कमजोरों की रक्षा करने में होती है, न कि उन्हें विनाश की लॉटरी में शामिल करने में। बिल्कुल, ये तरीका तो उन लोगों को भी मिटा देगा जो शायद हल ढूंढ रहे थे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर। या बस वो माँ बाप जो बच्चों की देखभाल कर रहे थे। ये सिर्फ आबादी आधी करना नहीं है। नहीं, ये समाज के ताने बाने को, रिश्तों को, ज्ञान को बिना किसी तर्क के आधा कर देना है। जैसे किसी ने कहा, चलो आधी इंसानियत डिलीट मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सवाल ये है कि क्या सच्ची वीरता में कभी जानबूझकर इतने बड़े पैमाने पर निर्दोषों की हत्या शामिल हो सकती है? ज्यादातर नैतिक विचारधाराएं, चाहे वो कांट की डियोंटोलॉजी हो जो कहती है हत्या अपने आप में गलत है, या उपयोगितावाद का सामान्य रूप जो कम भयानक रास्ता ढूंढने को कहेगा, हाँ, वो नहीं कहेंगी। थैनोस का दर्शन एक तरह का शून्यवादी उपयोगितावाद है। वो भलाई की बात करता है, पर इस प्रोसेस में जीवन के मूल्य को ही शून्य मान लेता है। वो मानता है अंत भला तो सब भला। हाँ, लेकिन उसके साधन इतने भयानक हैं कि वो अंत को ही जहरीला बना देते हैं। जिस ब्रह्मांड को वो बचाता है, वो हमेशा के लिए उस सदमे से उबर नहीं पाएगा। तो शायद थैनोस से असली सबक ये नहीं कि उसके समाधान में कोई दम है, नहीं, बल्कि सबक ये है कि उसकी प्रेरणा तबाही को टालने की वो हताश इच्छा, वो एक चेतावनी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो इस बात का प्रतीक है कि जब हम समस्याओं को नजरअंदाज करते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जब से भयानक समाधान ही नजर आते हैं या आकर्षक लगने लगते हैं। वो हमें मजबूर करता है कि हम अपनी निष्क्रियता का सामना करें क्लाइमेट चेंज पर, असमानता पर, संसाधनों के इस्तेमाल पर। बिल्कुल, अगर हमें उसका स्नैप इतना घिनौना लगता है तो हम जो अपने कहानी के हीरो बनना चाहते हैं, एक संतुलित दुनिया बनाने के लिए असल में क्या कर रहे हैं हम? रास्ता थैनोस का नहीं, एवेंजर्स का चुनना होगा। हाँ, हमारे इन्फिनिटी स्टोन्स शायद रिन्यूएबल एनर्जी हैं, टिकाऊ तकनीक है, आर्थिक बराबरी है, आपसी सहयोग है। हमारा स्नैप विनाश का नहीं बल्कि निर्माण और समझदारी भरे बदलाव का होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी बात है। और जो ऑनलाइन चर्चाएं होती हैं, जो फैंस थैनोस के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाते हैं, हाँ, वो नरसंहार का समर्थन नहीं कर रहे होते। नहीं, लेख के अनुसार ये असल में भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता का इजहार है। ये पॉप कल्चर में उस डर का दिखना है कि हमारी दुनिया एक गलत रास्ते पर है। और कहीं हमारे नेता भी टाइटन के उन बुजुर्गों की तरह तो बर्ताव नहीं कर रहे, समस्या की गंभीरता को मानिए गए। तो थैनोस को एक तथाकथित वीर नजरिए से देखना, ये एक असहज करने वाला पर शायद जरूरी मानसिक अभ्यास है। हाँ, ये हमें अपनी सीधी सादी नैतिकता की धारणाओं पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। ये हमें उस जटिल हताश तर्क को समझने की कोशिश करने पर मजबूर करता है जो तब पैदा हो सकता है जब कोई तबाही को निश्चित मानता है। उसकी कहानी एक ऐसे दूरदर्शी की त्रासदी है जिसे मोक्ष का सिर्फ एक ही भयानक रास्ता दिखा। वो खलनायक है, इसमें कोई शक नहीं, पर एक ऐसा खलनायक जिसकी जड़ें एक रोकी जा सकने वाली तबाही में है, और जिसका दर्शन हमारी दुनिया के असली संकटों का एक काला आईना है। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ जाती है। क्या? कि अगर थैनोस का तरीका गलत है, और वो बेशक गलत है, तो हम अपनी दुनिया में वैसा ही संतुलन पाने के लिए कौन से असली वीर रास्ते अपना सकते हैं? हम खुद राक्षस बने बिना पर्यावरण और समाज के पतन को कैसे रोक सकते हैं? थैनोस का समाधान आसान था, एक झटके वाला, क्रूर। हाँ, आसान लगता है, असली समाधान मुश्किल है। उनमें सहयोग लगेगा, नए विचार लगेंगे, शायद त्याग भी करना होगा, लेकिन सामूहिक हत्या नहीं। आखिर में संदेश इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, संदेश है अपनी कहानियों से, चाहे वो फिक्शन हो या असल जिंदगी की, गहराई से जुड़ना। थैनोस के इर्द गिर्द जो बहस चलती है वो दिखाती है कि कहानी कहने में कितनी ताकत है, असली दुनिया के मुद्दों पर रोशनी डालने की। ये सिर्फ एक फिल्म के विलन के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य के बारे में सोचने का एक मौका है। हाँ, तो इस पूरी बातचीत का इस्तेमाल किसी काल्पनिक किरदार के कामों को सही ठहराने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल हमें असल में एक संतुलित और न्यायपूर्ण भविष्य के लिए अपनी कोशिशें तेज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक ऐसा भविष्य जो दया, नए विचारों और इस विश्वास पर बना हो कि हर जिंदगी कीमती है। बिल्कुल, संतुलन जरूरी है, पर उसे पाने का रास्ता इंसानियत से होकर गुजरता है, इंसानियत के विनाश से नहीं।